तो चलो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है फ्री कैश फ्लो मॉडल, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज। तो भाई एक बात ज़रा ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि एक ग्रोथ का रेट हो गया और वो ग्रोथ का रेट पूरी ज़िंदगी के दौरान या अगले 10 साल 20 साल 15 साल सेम ग्रोथ का रेट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। तो अगर कंपनी के इनिशियल फेज में ग्रोथ कम होती है तो बाद के फेज में ज्यादा हो जाती है, अगर इनिशियल फेज में ग्रोथ ज्यादा होती है तो बाद के फेज में कम हो जाती है। ये डायनामिक है, ये वेरिएबल है, ये उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, ये ऐसे चढ़ता गिरता रहता है। इस फ्लो को कहते हैं 3 स्टेज 2 स्टेज मॉडल्स। बस एक टेक्निकल सा नाम दे दिया, एक डिफिकल्ट सा नाम दे दिया है। नाम के पीछे की जो सच्चाई है वो सच्चाई सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हम जब कांस्टेंट ग्रोथ अज्यूम करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि अगले 10 साल तक 20 साल तक या इनफाइनाइट ईयर्स तक ग्रोथ का रेट सेम होगा, जबकि ये जो 3 स्टेज और 2 स्टेज मॉडल होता है इसके अंदर हम ग्रोथ को समय समय के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। तो हम कहते हैं भाई पहले 5 साल ग्रोथ रहेगी 10%, अगले 5 साल रहेगी 5%, उसके बाद अनंत अनंत काल तक रहेगी 3%। ऐसे हम डिफरेंट फेजेस में ग्रोथ को डिवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कैश फ्लो निकाल के लाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू ऑफ कंपनी निकाल के लाते हैं। इसे कहा जाता है 2 स्टेज या 3 स्टेज मॉडल। फॉर्मूला बिल्कुल सेम, डिस्काउंटिंग का टेक्निक बिल्कुल सेम, बस करना यह है इनिशियल समय में डिस्काउंटिंग करनी है एक डिफरेंट ग्रोथ रेट पे, बाद के समय में डिस्काउंटिंग करनी है एक डिफरेंट ग्रोथ रेट पे, बस इतना सा फर्क। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम, डिस्काउंटिंग पूरी की पूरी जो डिस्काउंटिंग की टेक्निक हम यूज करते हैं बिल्कुल सेम, टर्मिनल वैल्यू जिस तरह निकाली जाती है बिल्कुल सेम, बस ग्रोथ का जो परसेंटेज होता है वो चेंज होता रहेगा कुछ कुछ सालों के बाद, इतना सा बस फर्क। ठीक है सर, बात समझ में आई? तो आओ जरा देखते हैं। दिस मॉडल इज डिजाइन टू वैल्यू इक्विटी इन अ फर्म। तो ये मॉडल इक्विटी को वैल्यू करने के लिए काफी अच्छा है। विद 2 और 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, जहां पर 2 स्टेज हैं ग्रोथ के या 3 स्टेज हैं ग्रोथ के। भाई 2 स्टेज का मतलब यह है कि पहले 10 साल कंपनी की ग्रोथ होगी 15% पे, उसके बाद अनंत अनंत काल तक इनफाइनाइट ईयर्स तक कंपनी की ग्रोथ होगी 10% पे। एन इनिशियल पीरियड ऑफ हायर ग्रोथ एंड अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ स्टेबल ग्रोथ। तो इनिशियल पीरियड होगा जिसमें बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ होगी, आगे का पीरियड होगा जिसमें थोड़ी सी स्टेबल ग्रोथ होगी। ये हो गया 2 स्टेज मॉडल। तो भाई मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, डायग्राम में देखना आपको तीनों स्टेज का डायग्राम बना हुआ है, ग्रोथ के रिस्पेक्ट में है। भाई अल्टीमेटली बात ग्रोथ पे आके रुक जाती है, ग्रोथ से ही हमारा कैश फ्लो हैम्पर होगा, ग्रोथ से ही हम जो डिनोमिनेटर में KE माइनस G लिखते वो हैम्पर होगा। तो ग्रोथ की ही बात है सारी की सारी। ये जो स्टेज होते हैं ना कंपनी की लाइफ में जो आते हैं, इसमें ग्रोथ का ही परिवर्तन होता है, ग्रोथ ही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है इन वाले मॉडल्स का। सो स्टेबल ग्रोथ में भाई ग्रोथ का जो रेट रहेगा वो टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, देखो कोई चेंज नहीं, सबसे इजी, एक फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया, खत्म। नेक्स्ट, इनिशियल कुछ सालों तक तो रहा हाई ग्रोथ, देखना हाई ग्रोथ इनिशियल कुछ सालों तक, उसके बाद आगे के कुछ सालों तक लो ग्रोथ रहा। तो इनिशियल हाई ग्रोथ, आगे के सालों में लो ग्रोथ। दिस इज द 2 स्टेज मॉडल, हाई ग्रोथ लो ग्रोथ, 2 स्टेज मॉडल। यहां पर 2 स्टेज हैं, दोनों स्टेज के तहत हम लोग अपना ग्रोथ का वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा 3 स्टेज मॉडल, 3 स्टेज मतलब इनिशियल कुछ सालों में तो रहा ये ग्रोथ, उसके बाद कुछ सालों के बाद वो डिक्लाइन हुआ कुछ समय तक, उसके बाद वो अनंत अनंत काल तक बिल्कुल सेम रहा। तो ये है 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल, जिसके अंदर पहले रहेगा हाई ग्रोथ, फिर रहेगा मॉडरेट ग्रोथ, फिर रहेगा लो ग्रोथ। तो ये 3 स्टेज में आ गया आपका ग्रोथ का भाई परसेंटेज। अच्छा फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ ग्रोथ का रेट चेंज होगा। हाँ, तो जैसे हम अलग अलग कैश फ्लो लेते थे उसमें जो ग्रोथ की वैल्यू लेते थे वो डिफरेंट हो जाएगी। भाई कैसे? तो अगर मैं कहूं कि इनिशियल कुछ सालों तक तो 1 2 3 सालों तक जो ग्रोथ का परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 15%। तो अगर पहले साल का 100 रुपए है तो तुम अगले साल का लोगे 115, उससे अगला साल का लोगे 115 पे 15। फिर मैं कहूं 4 5 6,
इन 3 सालों का भाई 15% पे नहीं ग्रो करेगा, 10% पे ग्रो करेगा। तो आप यहां पर लोगे जो भी यहां पर आया उसका 10%, फिर उसका 10%, फिर उसका 10% ऐड करते चले जाओगे। उसके बाद 7, 8, 9, आखिरी के 3 साल में 10% भी नहीं 5% ही रह गई। तो उसके बाद आप 7, 8, 9 में 5% के हिसाब से ग्रोथ का रेट निकालोगे। ऐसा भी हो सकता है कि 6th ईयर ऑनवर्ड्स में कह दूं, 6th ईयर के बाद अनंत अनंत काल तक आप जो ग्रोथ का परसेंटेज यूज करोगे वो कांस्टेंट 5% के रेट पे करोगे। तब निकाल लेना टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू निकल जाएगी 6th ईयर के एंड में, और फिर वो उसको आप डिस्काउंटिंग करके करंट ईयर तक लेके आ जाओगे। सो क्वेश्चन पे निर्भर करेगा, क्वेश्चन किस तरह अपना भाई अपने आप को बनाता है। आगे कहता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रोथ मॉडल्स। कहां कहां कौन कौन सा ग्रोथ मॉडल एप्लीकेबल होता है भाई? यूज अ स्टेबल ग्रोथ मॉडल इफ योर फर्म इज लार्ज एंड ग्रोइंग एट अ रेट क्लोज टू और लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो भाई, जैसे रिलायंस हो, आप टाटास हो, तो आपका ग्रोथ अब आप मैच्योर्ड स्टेज में हो अपनी लाइफ के, कॉर्पोरेट लाइफ के, तो आपका ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा, वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। कंस्ट्रेन्ड बाय रेगुलेशन फ्रॉम ग्रोइंग एट रेट फास्टर दैन द इकोनॉमी। तो आप कोई ऐसा रेगुलेशन के तहत आप कंस्ट्रेंड हो, मतलब इंडिया में कोई ऐसा लॉ बना हुआ है जिसने आपकी ग्रोथ पे फुल स्टॉप लगा रखा है। आपको ये बोला हुआ है कि भाई जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही आप भी ग्रो करोगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाते हो आप, तो उसमें आपका जो प्राइस होता है वो प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, आप ज़्यादा ग्रो कर ही नहीं सकते उसमें। तो अगर आप फार्मर हो इंडिया में, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ अटेन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास ज़मीन तो एक ही जैसी है, उसके अंदर जो प्राइसेस का इंक्रीज आएगा आप उसके अकॉर्डिंग ग्रो करोगे, और सरकार प्राइसेस ग्रो होने नहीं देगी। इकोनॉमी में जितने प्राइसेस ग्रो हो रहे हैं, सरकार उतने ही प्राइसेस एग्जैक्टली ग्रो करवाएगी, आपके उससे ज़्यादा प्राइसेस ग्रो करने ही नहीं देगी सरकार। सो अगर आप रिस्ट्रिक्टेड हो बाय अ रेगुलेशन, कोई रेगुलेशन है, कोई लॉ है जिसने आपको कंस्ट्रेन किया हुआ है कि भाई तुम्हारी ग्रोथ 6% ही होगी, तो बस फिर ये कांस्टेंट ग्रोथ वाला आप मॉडल ले लो, क्योंकि आपको पता है आप बहुत बड़े व्यापारी तो नहीं हो, लेकिन क्योंकि लॉ ने बोल दिया है कि आपकी ग्रोथ इतनी ही रहेगी, इकोनॉमी के हिसाब से आपकी ग्रोथ होती है, तो बस भाई फिर आप स्टेबल ग्रोथ वाली कैटेगरी में आ जाते हो। हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल फर्म, एवरेज रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रेट्स। तो आप में सारे के सारे जो लक्षण हैं वो स्टेबल ग्रोथ वाले लक्षण हैं। आप स्टेबल एवरेज फर्म हो जो स्टेबल ग्रोथ रखती है अपना, तो भाई फिर आपका स्टेबल ग्रोथ के आप फॉर्मूले में आ जाओगे। 2 स्टेज मॉडल आप कैसे यूज करना चाहोगे? अ लार्ज एंड ग्रोइंग कंपनी एट अ मॉडरेट रेट, ओवरऑल ग्रोथ लेस देन ओवरऑल ग्रोथ रेट प्लस 10%। सो आप एक लार्ज या ग्रोइंग कंपनी हो जो मॉडरेट रेट पे ग्रो कर रही है, जो धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है, आपका जो ग्रोथ रेट है वो 10% से कम है भाई। आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहे, आप 10% से कम ग्रोथ, मतलब आप ग्रो तो कर रहे हो। देखो ये वाली कंपनीज तो बहुत ही कांस्टेंट रेट पे ग्रो कर रही हैं, बहुत ही हल्के दर पे। जो इकोनॉमी है उतने ही, जितना इकोनॉमी ग्रो करेगी उतना ही ये वाले लोग ग्रो करेंगे। लेकिन ये जो सेकंड स्टेज वाले लोग हैं, ये इकोनॉमी से तो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहे। मतलब इनकी जो ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी से थोड़ी सी ज़्यादा है, 10% के करीब ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी ग्रोथ 50% या 60% है। जो लोग बहुत एक्सट्रीमली वेल ग्रो कर रहे हैं उनके लिए होता है भाई 3 स्टेज मॉडल, क्योंकि उनका जो बहुत एक्सट्रीमली जबरदस्त ग्रोथ है वो कुछ समय बाद मॉडरेट ग्रोथ पे आएगा, उसके कुछ समय बाद इकोनॉमी वाले ग्रोथ पे आ जाएगा। जबकि ये जो लोग होते हैं जो नॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं नॉर्मल सिचुएशन में ग्रो कर रहे होते हैं, ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए भाई जो मॉडल होगा वो 2 स्टेज मॉडल बेस्ट है, क्योंकि वो अभी एवरेज मॉडरेट ग्रोथ पे हैं, उसके बाद वो इकोनॉमी वाली ग्रोथ पे आ जाएंगे बहुत ही जल्दी। क्योंकि मार्केट हमेशा ना करेक्ट होती है, मार्केट हमेशा एवरेज आउट होती है। तो आज जिस प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा सडनली चलन चला है, 4 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये हर एक बिजनेसमैन का एक नॉर्मल रूटीन होता है। 3 स्टेज ग्रोथ, यू आर अ स्मॉल कंपनी एंड ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट, आप 10% से भी ज़्यादा पे ग्रो कर रहे हो, या आप सिग्निफिकेंट बैरियर है एंट्री इनटू बिजनेस, आपकी मोनोपोली है, बैरियर सिग्निफिकेंट बैरियर है, मतलब आप मोनोपोली होल्ड करते हो उस वाले बिजनेस में। जैसे तेल के बिजनेस में भाई इंडिया में रिलायंस की जो रिफाइनरी है वो सबसे बड़ी है, ऑलमोस्ट वो मोनोपोली अपनी रखता है रिलायंस। हैज़ फर्म कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्म, आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जनरल जो मार्केट में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बहुत डिफरेंट है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ कर रहे हो। तो याद रखना, कितना भी हाई ग्रोथ कर लो, कुछ समय बाद मॉडरेट बनोगे, उसके कुछ समय बाद इकोनॉमी के इक्वल आ जाओगे।
तो 3 स्टेज का मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जो अभी मॉडरेट ग्रोथ कर रहे हैं वो कुछ समय बाद इकोनॉमी के इक्वल आ जाएंगे, तो आपके लिए 2 स्टेज मॉडल बेस्ट रहेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। द वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFE। अब ऑब्वियसली भाई FCFE हम इस वाली सिचुएशन में कंसिडर करेंगे क्योंकि हम इक्विटी की ही वैल्यू निकालना चाह रहे हैं पर ईयर फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ पीरियड प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल प्राइस एट द एंड ऑफ पीरियड फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज्ड। तो ये है भाई 2 ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। 2 ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला देखना क्या किया आपने पहले प्रेजेंट वैल्यू ले लिया हाई ग्रोथ वाले पीरियड का, फिर प्रेजेंट वैल्यू ले लिया टर्मिनल वैल्यू का। 2 स्टेज था ना, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल था ना। तो पहले आपने हाई ग्रोथ वाले का प्रेजेंट वैल्यू ले लिया, मतलब डिस्काउंटिंग कर लिया FCFE का हाई ग्रोथ रेट पे FCFE निकाल लो अपना। उसके बाद आपने जो टर्मिनल वैल्यू लिया वो लिया स्टेबल ग्रोथ रेट पे, जो आप अज्यूम कर रहे हो कि इकोनॉमी के इक्वल आप आ जाओगे कुछ समय बाद। सो स्टेबल ग्रोथ पे फिर आपने ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया। देखो फॉर्मूला देखो, अरे कुछ नया नहीं है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं कुछ नया नहीं है, बस हमने फॉर्मूले को टुकड़े टुकड़े में एक जैजी नाम दे दिया है 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। अरे ग्रोथ का रेट ही तो चेंज करना है और वही प्रेजेंट वैल्यू तो निकालनी है, ग्रोथ का रेट चेंज कर देंगे। सो यह है इनिशियल फॉर्मूला जहां पर ग्रोथ का रेट हाई लगेगा, यह है बाद का फॉर्मूला जहां ग्रोथ का रेट एवरेज लगेगा, जो मॉडरेट रेट है वो वाला रेट लगेगा। दोनों को आप ऐड कर दोगे, आपका 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल का आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ 3 स्टेज मॉडल, अब 3 स्टेज मॉडल में क्या होगा? अरे क्या होना है सर, ये जो है ना ये एक और आ जाएगा और ग्रोथ रेट उसमें डिफरेंट होगा, बस फॉर्मूला तो सेम ही है। FCFE डिवाइड बाय 1 प्लस KE, वही आप डिस्काउंटिंग कर रहे हो FCFE को 1 प्लस KE मतलब R, उससे रेज़ टू द पावर T टाइमिंग के हिसाब से डिस्काउंटिंग कर रहे हो। वही पहली क्लास, हमारे चैप्टर की पहली क्लास डिस्काउंटिंग ही तो हो रही है, बस रेट फर्क अलग अलग है। कुछ समय के लिए रेट कुछ और, कुछ समय के लिए रेट कुछ और। आओ फॉर्मूला देख लेते हैं 3 स्टेज मॉडल का। सर 3 स्टेज मॉडल का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी फॉर हाई ग्रोथ पीरियड प्लस फ्री कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू लो ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू फॉर स्टेबल ग्रोथ पीरियड। वही भाई वही ये वाला जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इसको डबल ले लिया भाई। ये देखो FCFE का हमें डिस्काउंटिंग करना है, एक बार किया हाई ग्रोथ से, दूसरी बार किया लो ग्रोथ से। तो एक बार हाई ग्रोथ से, जो पहले 5 साल है वो हाई ग्रोथ से ग्रो कर रहे हैं, FCFE को हमने हाई ग्रोथ से ग्रो करा दिया। उसके बाद के कुछ सालों में हमने FCFE को लो ग्रोथ से ग्रो करवा दिया, सिंपल। उसके बाद आखिरी में लिखवा दिया टर्मिनल वैल्यू। बस ध्यान ये रहे, यहां पर ग्रोथ का रेट सपोज होगा 15%, दूसरे में ग्रोथ का रेट होगा 10%, टर्मिनल वैल्यू में ग्रोथ का रेट होगा 5%, या जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ हो। तो बहुत सिंपल सा मेथड है भाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 3 स्टेज या 2 स्टेज मॉडल फॉर कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक। Guys, the next topic is PE ratio for high growth firms. Now, of course, what is PE ratio? What is difference between price and PE ratio? Guys, price divided by earnings per share is equal to PE ratio. So, I don't have to do any rocket science. I just need to divide my price formula, which I have just discussed with you. This is the price formula. This is the price formula. I've discussed the price formula video. I just have to divide the price formula by EPS to get a PE ratio. So the ask is that you have to compute the PE ratio for high growth firms. So the firms which are facing high growth, what will be PE ratio for those firms? And of course, 2 stage and 3 stage model can apply in this concept as well. Let's read. When a firm is expected to be in high growth for next n years and stable growth thereafter. So is it the 2 stage model? Yes, this is the 2 stage model. The dividend discount model can be written as follows. Now we'll follow the formula which is given for computing the price of this particular entity. Okay. Which formula are we using, guys? We are using dividend discount model because this time we are not calculating value of the firm in its entirety, but we are calculating only the value of a share. So for computing value of a firm, we use the numerator as free cash flow. So for computing the value of share, we will use the formula as dividend in the numerator. So just like free cash flow is for a firm, dividend is for a share. Dividend is the free cash flow from share. So if you want to compute the
value of a particular share, then you have to replace free cash flow with dividends. That's it. That becomes the dividend discount model. So we'll be following dividend discount model in this particular concept, and the formula says EP ratio multiplied by payout ratio multiplied by 1 plus growth multiplied by 1 minus 1 plus growth divided by 1 plus r raised to the power n whole divided by r minus g plus it's remaining. Hold on, it's still there. EPS multiplied by P payout ratio multiplied by 1 plus g raised to the power n into 1 plus g raised to the power n divided by r minus g raised to the power n into 1 plus r whole raised to the power n. So I have written the entire formula once again on a plain chart, and I'm just wondering, sir, how can I remember this formula? It is so difficult to remember. Guys, yes, it is difficult to remember this formula, but I'll first explain you what the formula tells about this particular pricing technique, and then you'll be able to understand it well and learn it well too. Okay, so there are two phases. This is the phase 1. This is the phase 2. This is the high growth phase, which will remain for certain years, say 5 years or 6 years. This is the stable growth phase, which will remain till eternity, till infinite years. We are calculating the value of a share using the dividend discount model, where dividends are used in the numerators. Now I have written the formula which we should have used in dividend discount model, which is the easier version of the above formula. The formula should be dividends which are sigma of dividends which are declared for say few years. So I am taking an example: 1 2 3 4 5 dividends declared, 2.5 3 3.2 4 4.6. These are the dividends which are declared for these particular years, and these dividends are to be discounted for computing the value. So the simple formula is that DPS should be in the numerator sigma, and we'll be discounting all these dividends to compute the initial value of this particular share. Then we will compute the present value of terminal value. So the terminal value is 4, and it is given that for onward years the growth will be say 8% till eternity. So we need to find the terminal value, which will be the value which is computed at this stage, and then we'll discount it back to period 0. To compute this particular value, what we need to do is we need to have the DPS of the fifth year. DPS of the fifth year, which is 4, we will multiply it by 1 plus g whole divided by r minus g. R is equivalent to ke, that is the same thing, r minus ke. This will give us the terminal value, and if we divide it again by 1 plus ke raised to the power t, then it will discount the value till period 0. So this is the nominal formula of terminal value, present value of terminal value, which we should have used in computing the value of this particular share. But guys, if the question is the information given in the question is not really enough to use this formula, then we have to necessarily use this formula. Now I'll break up the formula for you. Okay, so EPS multiplied by PE ratio, EPS multiplied by the PE ratio, this particular aspect gives you DPS, dividend per share. So why can't we write it as DPS? I'll tell you why can't we write it as DPS at a later stage, but this is DPS. Now what I did was I multiplied it by 1 plus g and divided it by r minus g and multiplied it by 1 minus 1 plus g raised to the power n divided by 1 plus r whole raised to the power n. Guys, let me tell you what is this. This entire thing is nothing but a discounting technique, a different discounting technique which can be used. So I solved an example, I solved a question whereby I took two situations, one where I solved my answer using this technique, other where I solved my answer using this technique, and both of them will yield the same result. There is a derivation from this technique to this technique. That derivation is not in our syllabus, but this is same. The answers which will be yielded by these two techniques will be absolutely the same.
So what are we doing? We are doing nothing different. We are just using the dividend discount model in a different way. We are just discounting it in a different way depending upon what information is given by the examiner in the question. Now I come on to the second phase. Second phase is the stable growth phase, where I should have used the formula of terminal value, which is this. Okay, so guys, I'm using absolutely the same formula but in a different way. How? Again, EPS multiplied by payout ratio is DPS. Now what I'm doing is I'm multiplying DPS with 1 plus g raised to the power n. This growth is the growth which is in the high growth phase. Do you remember? We want DPS of the fifth period and not the first DPS. So this is the first DPS. If I multiply it by a high growth percentage of the high growth period, then multiplying these two parts 1 and 2, I will get the DPS as on the fifth year, which is this DPS which I want to compute my terminal value. And after multiplying the DPS of fifth year by this aspect, this is 1 plus g raised to the power n, divide by 1 plus r raised to the power n, whole divide by r minus g raised to the power n. What am I doing? I am just discounting this entire dividend per share which I have received or which I have got. So this is again a different discounting technique. So 1 multiplied by 2 gets you the dividend of as on fifth year, which we want as the starting point of our terminal value calculation. So 1 multiplied by 2 is the value which we get of dividend per share of the fifth year, and then we multiply it by a discounting factor which is computed in a slightly different manner. But again, I solved to a question using both these techniques. Answer were absolutely the same. There's a derivation also which is not there in your course. So net the areas which I am now going to cover in a different color. Okay, this area and this area, guys, these are just discounting techniques. This is a way whereby mathematically we are discounting a particular cash flow which has been given to us, nothing else. Now what if I want to convert this formula into a P formula? Guys, I simply have to divide it by EPS. I will divide equation number 1 and equation number 2, the part number 1 and part number 2 with EPS. What I'll get is, I'll just remove EPS from the numerator from both these parts, and the formula net what I get for my PE calculation is nothing but these formulas which are written over here. Payout ratio multiplied by 1 plus g whole multiplied by 1 minus 1 plus g whole raised to the power n divided by 1 plus r raised to the power n, divide by r minus g, plus payout ratio multiply by 1 plus g whole raised to the power n plus 1 plus g individually raised to the power n. You need to take care that this g is the g of high growth period and this g is the growth of stable growth period. Now this is the distinction which you need to understand and you need to retain in your mind. I know, a little technical, a little difficult to remember, but once you do 2 questions, practical questions of this particular topic, you will be well versed with this particular formula and concept. Concept is really easy. It revolves around the normal dividend discount model which we have studied since ages in our financial management and BVM techniques. So this is the formula of computing the PE ratio of a company which is a high growth company followed by a stable growth phase. And yes, this formula is to be retained by you. I have tried to explain this formula to you. The study material contains 2 questions of this formula. Quickly go through them. According to me, not a very important concept which has a very high probability of coming in the examination. I think it is a mediocre level concept which might or might not come in the examination.